हेलो स्टूडेंट, मास्टर माइंड ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे कोम्पल भाग 3 जो कक्षा 5 में पढ़ाई जाने वाली हिंदी की पाठ पुस्तक है। और इस पुस्तक का हम लोग आज पढ़ेंगे पाठ 3 को। तो क्लास पूरा देखिएगा बच्चों। अगर आप 5वीं क्लास में हैं तो बहुत बढ़िया। अगर आप 5वीं क्लास से नीचे के क्लास में हैं तो आप जान पाएंगे कि 5वीं क्लास में हिंदी की पाठ पुस्तक में कौन कौन सी पाठ है और उसको किस तरह से पढ़ा जाता है। अगर आप 5वीं क्लास से ऊपर के क्लासों में हो तो आप पीछे की क्लासों का रिवीजन कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पहुंच गए बच्चों पाठ 3 में, जो हमें आज पढ़ना है। 5वीं क्लास की पुस्तक का पाठ 3 है और इस पाठ का नाम है हुआ यूं कि, जो एक संस्मरण है, यानी कि यह सच्ची घटना लेखक के जीवन में घटी हुई है जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जो हम आगे पाठ पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। इस पुस्तक का पाठ 1 और पाठ 2 को भी हमने पढ़ लिया है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। ये जो पाठ है हुआ यूं कि, इस पाठ पे लिखने वाले हैं भीष्म साहनी जी। भीष्म साहनी जी, और वे हमें क्या बता रहे हैं उस चीज को हमें इस पाठ को पढ़ के समझना है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। मैं 4वीं कक्षा में पढ़ता था जब स्कूल में खेले गए एक नाटक में पहली अदाकारी की। नाटक का नाम श्रवण कुमार था और मैं ही श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहा था। बच्चों, यह जो पाठ है यह एक नाटक में किस प्रकार से लेखक द्वारा पात्र को निभाया गया था उसके विषय में है। और पाठ की जो शुरुआत होती है वह होती है मैं 4वीं कक्षा में पढ़ता था, यानी कि लेखक जब 4वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो उस समय स्कूल में एक नाटक खेला गया था। नाटक में बच्चों क्या होता है, किसी नाटक खेला गया था और उसमें उन्होंने पहली बार किसी रोल को निभाए थे। और उस नाटक का नाम क्या था बच्चों? श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार नामक नाटक लेखक द्वारा खेला गया था और उस नाटक में लेखक द्वारा श्रवण कुमार की भूमिका निभाई गई थी, यानी कि मुख्य भूमिका वे निभाए थे। निर्देशक 9वीं कक्षा का एक छात्र था। निर्देशक किसको बोलते हैं? निर्देशक उन्हें बोलते हैं जो निर्देश देता है या बताने वाले को निर्देशक बोलते हैं। आप लोग भी अपने गांव में देखे होइएगा कि जो नाटक का मंचन किया जाता है उससे पहले रिहर्सल होता है और उसमें क्या होता है कि एक निर्देशक होते हैं। ये क्या करते हैं? निर्देश देते हैं कि किस पात्र को किस प्रकार से अपनी अदाकारी करनी है या रोल को निभाना है। जैसे आप जो क्लास में पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई में जो शिक्षक आपको बताते हैं, यानी कि वे भी एक तरह से निर्देशक का काम करते हैं, आपको निर्देश देते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे लिए उसकी योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यही था कि वह आंखों पर चश्मा लगाए हुए था। मंच सज्जा के लिए उसके हुक्म पर हम सभी अदाकार अपने अपने घर से माँ बहनों की धोतिया साड़ियाँ उठा लाए थे। यानी कि बालक, यानी कि जो लेखक थे जिन्होंने श्रवण कुमार की भूमिका निभाई थी, उनका जो निर्देशक था वह क्या था? एक 9वीं क्लास का एक छात्र था। और उसको वे पहचानते किस प्रकार थे कि वे अपनी आंखों पर चश्मा लगाए हुए रहता था और बच्चों को निर्देश देता था कि कैसे खेलना है। मंच की सज्जा के लिए, यानी कि मंच को सजाने के लिए सभी बच्चे ने उस निर्देशक की बात मानकर अपने अपने घरों से जो माँ बहनों द्वारा या बुजुर्गों द्वारा जो धोती या साड़ी, सूट, ये जो भी कपड़ा पहने जाते थे उनको लाए थे ताकि उन्हीं को पहनकर वे अच्छे से रोल को निभा सके। मंच पर बहती नदी दिखाने के लिए
जहाँ गहरी रात गए श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप के लिए पानी लेने जाता है। एक और पानी की बाल्टी रख दी गई थी। यानी श्रवण कुमार की जो कहानी है जिसमें वह अपने अंधे माँ बाप के लिए पानी लाने जाते हैं, उस दृश्य में पानी के लिए जो है एक बाल्टी जो है रख दिया जाता है ताकि श्रवण कुमार जब जाए तो उस बाल्टी से पानी को लेकर आए अपने अंधे माता पिता के लिए। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि कहानी किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। दो लड़के श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप की भूमिका निभा रहे थे। हमने आपको बताया बच्चों कि जो लेखक अपने हैं भीष्म साहनी जी, वे किसका पात्र निभा रहे थे? श्रवण कुमार की। और श्रवण कुमार के जो माँ बाप जो थे उनकी जो भूमिका दो लड़के जो है निभा रहे थे जो उनके विद्यालय के थे। उन्हें हिदायत दी गई थी कि सारा वक्त आंखें बंद किए रहें। जो निर्देशक थे उन्होंने उन्हें निर्देश दिया था, बताया था कि तुम दोनों को जितना देर नाटक का मंचन होगा उसमें जो दृश्य आएगा उस दृश्य में इनको आँखों को बंद करके रहना है। ठीक है, यह निर्देश निर्देशक द्वारा उन दोनों बच्चों को दिया गया था जो श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप की भूमिका निभा रहे थे। निर्देशक महोदय ने उन्हें मंच के एन बीचों बीच दर्शकों की ओर मुंह किए साथ साथ बैठा दिया था। यानी कि दृश्य क्या था कि श्रवण कुमार के माता पिता मंच पर हैं और श्रवण कुमार पानी लाने जाने वाले हैं। तो जो माता पिता की भूमिका में थे उनको हिदायत दी गई थी कि तुम्हें सारा जो है सो कि समय यानी कि जितना देर रोल चलेगा उतना देर दर्शकों के सामने आंखों को बंद करके रखना है। और जो निर्देशक थे वे इनको बीच मंच में दर्शक की तरफ मुंह घुमाकर बैठा दिया। आप चित्र में भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और यह है श्रवण कुमार। उनमें से एक बोधराज माँ की भूमिका निभा रहा था। जो एक बोधराज नाम का जो बालक था वह माँ की भूमिका को अदा कर रहा था। वह अपनी माँ की धोती पहने हुए था। धोती को यहाँ पर साड़ी समझा जा सकता है बच्चों कि वह यानी कि वह अपनी माँ की जो साड़ी था वह उसको पहनकर श्रवण कुमार के माँ का रोल निभा रहा था, जिसका पल्लू बार बार सिर पर से खिसक जाता था। यानी कि जो बोधराज नाम का जो बालक था वह श्रवण कुमार की माता की भूमिका निभा रहा था और वह अपने घर से अपनी माँ द्वारा पहनी गई परिधान को कपड़े को लाया था और उस जो पल्लू था यानी कि जो आंचल होता है वह बार बार सर से खिसक जा रहा था। ठीक है, चलिए आगे क्या होता है हम लोग आगे जानते हैं। पर्दा उठा, मेरे अंधे माँ बाप बोले, बेटा श्रवण कुमार बहुत प्यास लगी है। मैंने लोटा उठाया, चरण वंदना की और नदी की ओर चल पड़ा। यानी कि हमने अभी जो बच्चों जो पहले के जो पाठ में पढ़े उसमें क्या था कि पर्दा अभी गिरा हुआ था और उसके पहले का जो भी निर्देश या जो भी साज सज्जा थी उसकी हमने घटनाक्रम को जाना। हाँ, हम लोग जान रहे हैं कि पर्दा उठा और जो अंधे माँ बाप की भूमिका में थे उन्होंने कहा कि बेटा श्रवण कुमार बहुत प्यास लगी है। और जैसे ही बात समाप्त हुई श्रवण कुमार यानी कि जो लेखक थे उन्होंने लोटा उठाया और चरण वंदना की, यानी कि जाने से पहले माँ और पिताजी की आज्ञा लिए और आज्ञा लेने के बाद में नदी की ओर चल पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर आज्ञा लेना एक बहुत ही अच्छी बात दी गई है, यानी कि हमें जो भी काम करने जाना चाहिए तो अपने माता पिता की आज्ञा लेकर जाना चाहिए। ठीक है, उधर राजा दशरथ उछलता, पैंतरे बदलता और अपनी मूंछों को ताव देता हुआ पर्दे के पीछे से मंच पर उतरा। जो राजा दशरथ की भूमिका निभा रहे थे वे उतावलेपन से कि हम शिकार करने वाले हैं यह सोचकर वे जो है मंच पर एक साइड से प्रवेश करते हैं। पीठ पर बंधे तरकस में से तीर निकाला और यह कहते हुए कि कोई जानवर नदी के जल को गंदा कर रहा है वह तीर चला दिया। यानी कि राजा दशरथ जी का आगमन मंच पर होता है
और वे तरकस में से, यानी तरकस उसको बोलते हैं जो जिसमें तीर जो है रखा जाता है। तो उन्होंने तरकस में से तीर निकाला और उन्हें लगा, यानी श्रवण कुमार जो पानी भर रहे थे नदी से, तो पात्र में जो पानी भरने का जो आवाज़ है वह राजा दशरथ जी सुने और उन्हें लगा कि कोई जानवर जो है पानी को गंदा कर रहा है, यानी कि पी रहा है। और उन्होंने क्या किया, शिकार करने के उद्देश्य से तीर को चला दिए। ठीक है, चलिए कहानी में आगे क्या होता है हम लोग आगे जानेंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी और भी आपसे बातचीत करनी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों आप देख लीजिए, यह जो है मंच है, ठीक है, यह पर्दा आपका जो उठ चुका है। ये आपके श्रवण कुमार है और ये आपके राजा दशरथ जी है और ये आपके दर्शकगण लोग हैं। ठीक है, एक नाटक का मंचन और दर्शकों को यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए हम लोग पढ़ के आगे समझते हैं। तीर को मैंने सीधा ऊपर की ओर जाते देखा, पर मैंने उसी क्षण लोटा फेंका और चारों खाने चित स्टेज पर लेट गया और सप्तम स्वर में गाने लगा। यानी राजा दशरथ ने जैसे ही तीर को चलाए, तीर को जाते हुए जैसे ही श्रवण कुमार ने देखे, तो उन्होंने तीर लगने का रोल करते हुए लोटा को फेंक दिए और मंच पर गिर पड़े और गाने लगे करुण स्वर में, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। और आगे किस करुणा भाव से वे गा रहे हैं, अपनी बातों को बता रहे हैं, हम लोग आगे देखते हैं। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा, क्या खता थी बता, मेरी आखिर क्यों अभागे को जल भरते मारा। यानी श्रवण कुमार अपनी करुण वेदना में राजा दशरथ से यह पूछ रहे हैं गिड़गिड़ा कर कि मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, मेरा कसूर क्या था, क्यों तूने सीने में तीर को मारा, मेरा क्या गलती है, यह तो तुम बता देते। इस अभागे को, जिसके माता पिता अंधे हैं, जिसका केवल मैं ही सहारा हूँ, इन्हें तूने तीर क्यों मारा। इस तरह से करुण वेदना में श्रवण कुमार राजा दशरथ से अपनी बातों को कह रहे हैं। मेरी आवाज़ सप्तम में चल रही थी, जिस कारण हॉल में सन्नाटा छा गया। मैं बराबर गाए जा रहा था, पर गीत इतना लंबा था कि खत्म ही नहीं हो पा रहा था। श्रवण कुमार की जो रोल निभा रहे थे कौन थे, लेखक महोदय थे, भीष्म साहनी जी थे। और वे जब करुणा में अपनी बातों को रख रहे थे तो उस समय पूरे जो है मंच के चारों ओर जितने भी दर्शक गण थे सभी में सन्नाटा छा गया। यानी कि करुण भाव श्रवण कुमार की जो कहानी है काफ़ी करुणा पैदा करती है, यानी कि हमें जो एकदम शांत कर देती है, दुख की अनुभूति हमें होने लगती है। तो इस प्रकार से चारों ओर सन्नाटा बच्चों छा गया था। और ये जो करुण जो विलाप था यह काफ़ी लंबा था और श्रवण कुमार की जो भूमिका लेखक साहब निभा रहे थे वे गाते जा रहे थे, लेकिन ये समाप्त हो नहीं रहा था। यानी करुणा तो उन्हें दिखाना ही था, लेकिन साथ ही साथ वे रोल भी निभा रहे थे कि आगे का कहीं भूल न जाए, इस बात से वे मन में थोड़ा संकित भी थे। एक पैर आगे एक पीछे पोज बनाए, बिना हिले डुले मूर्तिवत खड़ा था। यानी राजा दशरथ की जो भूमिका निभा रहे थे वे एकदम जो है तीर चलाने की मुद्रा में तीर धनुष लिए पोज बनाए हुए, यानी कि पोजीशन देते हुए बिना हिले डुले एकदम मूर्ति के समान एक साइड में खड़े थे। इस इंतजार में कि मैं गाना खत्म करूं और उसे संबोधित करूं, उसका तीर कमान मेरी दिशा में स्थिर हो गया था। अगर वह एक और तीर तरकस में से निकाल कर मेरी ओर चला देता तो बात बन जाती। यानी राजा दशरथ जी एकदम मूर्तिवत खड़े थे इस इंतजार में कि श्रवण कुमार का जो करुण विलाप है, जो गाना है, जो गीत है, जो कविता है, वह जो है खत्म हो और वो जो है एक तीर और निकाल कर जो है चला दे
लेकिन जो डायरेक्टर थे यानी कि जो निर्देशक थे वे एक ही तीर चलाने को कहा था और वह चल चुका था। यानी जिस तरह से निर्देश दिए से राजा दशरथ को कि एक ही तीर चलाना है, लेकिन यहाँ पर जो श्रवण कुमार की जो भूमिका में है उन्हें एक तीर लग चुका है, वे करुण विलाप कर रहे हैं। और जो दशरथ की भूमिका में है वे इंतजार कर रहे हैं कि करुण विलाप उनका समाप्त हो तो मैं अपना एक्टिंग करूं। और जो श्रवण कुमार की भूमिका में है वे सोच रहे हैं कि दूसरा तीर भी हम पर चला दे कि हमारा करुण विलाप शांत हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि निर्देशक ने यह निर्देश नहीं दिया था कि दूसरा तीर चलाने का, एक ही तीर चलाना था और वो भी क्या हो गया था बच्चों, चल गया था। लेकिन आगे क्या हुआ नाटक में उसको अब हम लोग आगे जानते हैं। मेरा गीत अभी आधा भी नहीं गाया गया था कि मेरी आवाज़ फटने लगी। किसी किसी वक्त मुझे लगने लगा जैसे हॉल में बैठे दर्शक हंसने लगे हैं। यानी कि वे रोल तो निभा रहे थे लेकिन साथ ही साथ दर्शकों का जो हलचल था, जो मनोभाव था वो भी समझ रहे थे। बीच बीच में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जब उनकी आवाज़ फटने लग रही थी तो उन्हें महसूस हुआ कि दर्शकगण जो है वह हंस रहे हैं। उधर मेरे अंधे माँ बाप आंखें बंद किए बैठ ही नहीं पा रहे थे। यानी कि जो मंचन जो नाटक का हो रहा था उसमें जो माता पिता बने थे श्रवण कुमार के, जो अंधे थे लेकिन रोल निभाते हुए वे भी अपनी आंखें खोल कर देख ले रहे थे, कभी दर्शकों की तरफ, कभी श्रवण कुमार की तरफ, तो कभी राजा दशरथ की तरफ। यानी कि वे अपनी जो है अदाकारी को जो है सही ढंग से नहीं निभा पा रहे थे। यहाँ पर कहने का आशय यह होगा, कभी एक तो कभी दूसरा आंखें खोल देता जिसे देखकर दर्शक हंसने लगते और जैसे ही दर्शकों की नज़र पड़ती कि अरे वो तो अंधे माँ बाप का रोल निभा रहा है लेकिन देखो कैसे ताक रहा है, देखो वो देखो कैसे ताका, देखो तो ये ताका, इस प्रकार से दर्शक जो है हंसी करने लग रहे थे। वह देखो उसने फिर आंखें खोल ली। यानी दर्शकों का एकदम एक एक पॉइंट पर नज़र आता है कि जहाँ आप थोड़ा सा डिसमिस हुए कि आपके रोल के प्रति क्या होता है, हंसी निकलने लगता है। ठीक है, चलिए नाटक अब किस और बढ़ रहा है हम लोग आगे देखेंगे। देखिए इस पेज में भी नाटक का जो है मंच को दिखाया गया है। श्रवण कुमार के माता पिता है और ये दर्शक लोग हैं और इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से उंगली और हंसी मजाक उन पर की जा रही है। सहसा हॉल में ठहाका हुआ, यानी कि जोर जोर से हंसी निकला। बोधराज के सिर पर से जो अंधी माँ की भूमिका में था धोती का पल्लू खिसक आया था और नीचे से उसका घुटा हुआ सिर निकल आया था। फिर किसी ने ऊंची आवाज में कहा, वह देखो फिर से देख रहा है, फिर से आंखें खोल दी है। यानी कहने का मतलब है कि रोल निभाने में इन लोगों से चूक हो रही थी। यानी कहने का मतलब है ये लोग छोटे बालक थे, जिस तरह से आप लोग हैं, आप लोग को अगर कोई रोल निभाने के लिए बोल दिया जाए तो उसमें थोड़ा सा त्रुटि होना स्वाभाविक है। उसी प्रकार से जो माता की भूमिका में थे श्रवण कुमार की, उनका पल्लू जो है सर से सरक गया और वो दर्शकों ने साफ देख लिया कि ये तो आंखें खोलकर बैठा हुआ है पल्लू के अंदर। तो उन्होंने ठहाके से इस पर वे जोर जोर से हंसने लगे और किन्हीं ने उन्हीं में से कहा कि देखो देखो फिर देख रहा, अरे ये तो आंखें खोलकर ही बैठा था, पल्लू नीचे गिरा तो मैं देख लिया। यानी कि उन लोग की हंसी उड़ाई जा रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉल में बार बार ठहाके उठने लगे, फिर बार बार तालियां बजने लगी। फिर जब मैंने गीत समाप्त करके तड़पकर मरने का अभिनय किया तो हॉल में सीटियां बज रही थी। यानी कि चूंकि लोग बच्चे थे, बच्चों द्वारा नाटक का मंचन किया जा रहा था, तो दर्शकगण भी जो देखने वाले थे वे भी जान रहे कि अरे तो बच्चा है, किसी तरह से रोल को निभा रहा है। लेकिन उसी में जब उन्हें लगता था कि नहीं ये काफ़ी अच्छा से रोल जो है निभा रहा है, जैसे कभी हंसी आता,
तो कभी जो है लोग तालियां भी बजाने लगते अच्छे दृश्य देखकर। और जैसे गीत समाप्त हुआ, यानी कि श्रवण कुमार की करुण वेदना वाली गीत जो है समाप्त होती है और वे जैसे ही मरने का अभिनय करते हैं वैसे ही जो है सो कि दर्शकों से सीटियाँ की आवाज़ आने लगती है। काफ़ी रोल को काफ़ी अच्छे से निभाए हुए थे। मेरी कक्षा के एक अध्यापक मेरे भाई बलराज से कह रहे थे, यह तेरा भाई क्या कर रहा है। पात्रों को बच्चों निभाया जा रहा था सही ढंग से। और यहाँ पर दिया हुआ है कि अध्यापक मेरे भाई बलराज, यानी कि जो भीष्म साहनी जी थे उनके भाई का नाम बलराज था। और ये चूँकि शुरू में ही बताया गया है कि ये जब लेखक पढ़ते थे उस समय का उनके जीवन में घटा हुआ सच्ची घटना पर यह पाठ आधारित है। नाटक में रोल को निभाया जा रहा था। कोई शिक्षक, कोई दर्शक इनके भाई से पूछ भी रहे थे कि देखो तुम्हारा भाई है, देखो कितना बढ़िया रोल निभा रहा है। इस तरह के बातचीत यानी कि चर्चा हो रही थी। मेरी मृत्यु के बाद अभी और संवाद बोले जाने थे, यानी कि अभी और संवाद, यानी कि जो नाटक का जो आगे का जो दृश्य था वह फिल्माया जाना था। बूढ़े माँ बाप के साथ राजा दशरथ के संवाद। अंधे माँ बाप को अभिश्राप देना था, पर नाटक का शेष भाग मैं भूल गया और झट से उठ बैठा। इससे हॉल में हंसी के फव्वारे फूट उठे। किसी ने आवाज़ कसी, लेटा रह लेटा रह। यानी कि नाटक का मंचन यहाँ तक तो ठीक था, हो गया, लेकिन जैसे श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में रंधे जो माता पिता थे श्रवण कुमार के, उनकी बातचीत राजा दशरथ से होने वाली है। राजा दशरथ भी अपनी बात को उनके माता पिता से कहने वाले हैं। और जो श्राप दिया जाता अंधे माँ बाप द्वारा राजा दशरथ को, यह भी दृश्य होना बाकी था। लेकिन ये जो लेखक महोदय थे जिन्होंने श्रवण कुमार की भूमिका अदा की थी, वे आगे के सभी दृश्यों को कि क्या होने वाला इसको वे भूल जाते हैं और झट से उठ के बैठ जाते हैं। तो सारे जो दर्शक थे वे हंसने लगते हैं, क्योंकि जब तक जो है संवाद होता है अंधे माँ बाप के और राजा दशरथ के बीच और श्राप दिया जाता है, और जब तक पर्दा नहीं गिरता है तब तक जो श्रवण कुमार है उनको लेटे रहना है, लेकिन वे उठ बैठते हैं। इससे लोग दर्शकगण हंसने लगते हैं और किसी ने आवाज़ देता है कि लेटा रह लेटा रह। ठीक है, चलिए आगे जो है नाटक में क्या होता है हम लोग जानते हैं। बच्चों कहानी है और इसे हम आपको लाइन बाई लाइन समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं, इसलिए क्लास थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप जो पूरी क्लास को देखें और पाठ को अच्छे ढंग से समझें कि आगे चलकर इसमें का जो अभ्यास प्रश्न है, जो खाली जगह है, जो व्याकरण संबंधी हमें अभ्यास करनी है, उसमें आपको कठिनाई ना हो। आशा करूंगा कि आप क्लास को या वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। लेटा रह पर मैं इतना बेसुध हो गया था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यानी कि बच्चों जो भूमिका श्रवण कुमार की लेखक द्वारा अदा किया जा रहा था, ये चूँकि बालक थे और जब ये आगे का सीन भूल गए कि आगे क्या होने वाला है, तो इनके मन में क्या हो गया कि एक डर सा हो गया और आवाज़ सुनाई दे रहा था इनको कि लेटा रह, लेकिन इन्हें लग रहा था कि नहीं, वो भी हमें नहीं करना है। और ये जो है बेसुध हो गए थे, इनकी लगभग इनके डर के चलते इनमें बेहोशी की हालत में ये चले गए थे। उनको कुछ नहीं सूझ रहा था कि हमें क्या करना है। मुझे और तो कुछ नहीं सूझा, मैं फिर लेट गया, जिस पर मैं ऐसी तालियां बजने लगी कि थमने का मुझे और तो कुछ नहीं सूझा, मैं फिर लेट गया, जिस पर ऐसी तालियां बजने लगी कि थमने में नहीं आ रही थी। यानी कि ये एकदम बेसुध हो गए थे क्योंकि ये आगे का नाटक भूल गए थे। लेकिन ये फिर क्या हो गया कि जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो ये लेट गए, और जब लेट गए तो दर्शकों को लगा कि चलो हमने जो बात इनको कही, जो प्रतिक्रिया इधर से दी कि लेटा रह, तो वह समझ गया, या कुछ लोग समझे कि चलो कहानी में आगे क्या होने वाला है उन्हें याद आ गया, और इस पर वे एकदम ऐसी तालियां जोर जोर से बजाने लगे कि काफ़ी देर तक बजाते रहे।
सीटियाँ, तालियां, ठहाके, तरह तरह की आवाज़ें देर तक चलती रही। यह मेरी पहली अदाकारी थी, यानी कि लेखक ने इस नाटक में पहली बार अपने रोल को निभाए थे और इस प्रकार से निभाए थे जिस प्रकार से हमने अभी जाना। और इसके जो लेखक है भीष्म साहनी जी हैं और ये काफ़ी अच्छा है और ये हमें इस बात को पुख्ता करता है कि परफेक्ट कोई नहीं होता है। हम जो बचपन में करते हैं उनमें कई सारी त्रुटियां होती है, लेकिन उस त्रुटियों के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब बच्चों आगे देख लेते हैं कि पाठ में क्या है, कुछ दिया है कि नहीं दिया है। तो आगे पाठ में शब्दार्थ दिया हुआ है जो हमें हिंदी को समझने में सहायक है। जैसे निर्देशक, हम बताए आपको कि निर्देश देने वाला, बतलाने वाला या समझाने वाले को निर्देशक कहा जाता है। अदाकारी मतलब अभिनय करना। हिदायत माने निर्देश, यानी कि दिशा निर्देश देना। तर्कस जिसमें तीर रखा जाता है उसको कहते हैं। जाली माने अत्याचारी और क्रूर। मूर्तिवत माने मूर्ति जैसा। दर्शक मतलब देखने वाला और बेसुध मतलब बेहोश। यह सब इस चैप्टर के शब्दार्थ हैं। इसी के साथ जो है आपका चैप्टर और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होने वाली है। आप इस चैप्टर का यानी कि जो 5 क्लास से लेकर जो 8 क्लास तक का जो भी अभ्यास का है, जैसे आपका इसमें हम बता दें ये जो अभ्यास है ये सब हम कोशिश करेंगे कि आगे के वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, या बोर्ड पर समझाने का प्रयास करेंगे। इस में का अगला जो 4 पाठ है देखिए, चांद का कुर्ता, जो काफ़ी अच्छा कविता, इसको हम लोग अगले क्लास में यानी कि इसका जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। इस चैनल पर जो बच्चे पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं कि 0 से लेकर 8वीं क्लास तक की सभी जो है सामग्री उपलब्ध कराने का कोशिश किया जा रहा है। वीडियो को आप लोग देखें, साथ ही साथ लाइक भी करें। एक चीज़ मैं देखता हूँ कि जो सवाल जो जीके का प्रत्येक दिन जो सुबह 3 बजे और शाम को जो 3 बजे आता है उसमें बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं। हमें जीके जो है शुरू से ही मजबूत करना होता है। आसान सा प्रश्न होता है जिसका जवाब जो है बहुत सारे बच्चे गलत जो है देते हैं, तो उसमें गलत आप दे रहे हैं ठीक है, लेकिन उसे आप जो है याद कीजिए कि उसका सही आंसर क्या होगा। जीके हम लोग जितना ही ज़्यादा मजबूत रखेंगे उतना हमें जो है बाहरी उतना ही हमारे ज्ञान का दायरा जो है बढ़ेगा। तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।